देख रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के। 2018 में GS1 पुराने क्वेश्चन देख लेना चाहिए ताकि पता रहे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो कहां तक पहुंचे थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। जो नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि हमने 2000 कहां से स्टार्ट किया था? 13 से स्टार्ट किया था। 13, 14, 15, 16, 17 और अब 18 पे आ गए हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक रहता है। मेंस में GS 1, 2, 3, 4 रहता है। उन सभी के क्वेश्चंस को हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ताकि आसान रहे करना। और 2013 से लेकर 19 तक GS1 में 20-20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चंस। हाँ जाओ, 10 नंबर के और कुछ 15 नंबर के। देन 18 में 1 से 15 का काम हो गया था। अब 16 से लेकर 20 नंबर के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें अपलोडेड है यूट्यूब पर, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हेडिंग डाल लो 2018 GS1 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिखिए, क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन था, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? औद्योगिक गलियारे का क्या महत्व होता है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? औद्योगिक गलियारे का क्या महत्व होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारे का क्या महत्व होता है? व्हाट आर देयर कैरेक्टर? चरित्र रूपांतरण कीजिए। व्हाट आर देयर कैरेक्टर्स? चरित्र बताइए। तो आई थिंक कॉरिडोर का मतलब होता है सड़क, बड़ी बड़ी सड़क। तो उनके फायदे क्या होते हैं? टाइम कम लगता है जाने में, यही फायदे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ता है, आसपास सड़क के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, होटल खुलना, ढाबे बढ़ जाते हैं। यही सब पॉइंट्स लिखने थे। तो आपको आंसर कैसा लिखना चाहिए और क्या क्या शब्द लिखने चाहिए, वर्ड्स लिख लीजिए। आंसर लिखते वक्त ध्यान में क्या क्या रखना है, हर एक वर्ड के लिए एक सेंटेंस बनना आना चाहिए। तो पहला वर्ड रहेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी मिलती है। जॉब अपॉर्चुनिटी, इस पे एक लाइन बन जाएगी। कॉरिडोर बन रहा है तो नौकरियां ही मिलनी है ना, तो इस पे एक लाइन बनाना है, कॉमा। दूसरा शब्द लिखिए रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण आच्छादन घटता है। रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण आच्छादन घटता है। एनवायरमेंट खराब होने से बचता कैसे है? बड़े बड़े हाईवे बनाने से, क्योंकि पहले 10 सड़कें थी जो अलग अलग जगह जा रही थी, अब क्या है? एक है। तो अलग अलग जगह पर वन्य जीव बच सकते हैं। फिर अगला, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, लोगों की आमदनी बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, लोगों की आमदनी बढ़ती है। लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो देश की आमदनी भी बढ़ेगी। जीडीपी ऑफ इंडिया इंक्रीज, जीडीपी ऑफ इंडिया इंक्रीज, देश की आमदनी बढ़ती है। फिर एग्जाम्पल बताने होंगे आपको, अभी तो लिखा है एक एग्जाम्पल, मुंबई नागपुर कॉरिडोर। और कौन से एग्जाम्पल होंगे? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस रतलाम से भी होते हुए गुजर रहा है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, या मुंबई और मुंबई चेन्नई, हाँ मुंबई चेन्नई कॉरिडोर्स। बस और क्या था? 2-3 नाम, जहाँ जहाँ काम चल रहा है वो नाम हो गए। बन भी गए तो भी क्या प्रॉब्लम है, वही नाम याद रखो, नए जो बनेंगे वो बनते रहेंगे। ठीक है। एक वो पीथमपुर धार महू वाला भी एक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट होता है, वो भी लिखना। पीथमपुर धार महू, पीथमपुर धार महू।
इंडस्ट्री से ही तो जोड़ना है रोड्स को। पीथमपुर क्या है, इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी, तो वहाँ से निकलने वाली सड़क भी अच्छी ही होनी चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या लाइन लिखोगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, परिवहन सेवा, इस पे एक लाइन बन जाएगी। दूसरा, कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, बंदरगाह और हवाई अड्डों तक पहुंच। कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, हवाई अड्डा और बंदरगाहों तक पहुंच। और क्या फ़ायदा होता है, कई बार विदेशों से इन्वेस्टमेंट आता है, आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। सड़क बनेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? कॉरिडोर क्या पूरे सरकार बना देगी? नहीं, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी आजकल सड़क केवल सरकार नहीं बनाती है, प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके बनाती है। आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें अप्लाई हो जाएगा और आपका पूरा आंसर क्रिएट हो सकता है इससे। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बड़ा है, एक ही दो वर्ड में ही खत्म कर दो उसको। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षीय जिले। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षीय जिले। क्वेश्चन पूरा क्या है, पूरा मैं पढ़ के बता देता हूँ। मेंशन कोर स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या तकनीकें और क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी ऐसे जिलों को, आकांक्षी जिलों को सुधारने के लिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फॉर इट्स सक्सेस, क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, क्या क्या कंपटीशन होगा, वो सारी चीज़ें। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऐसे ज़िले जिनमें उम्मीद है आगे बढ़ने की और वो बढ़ना चाहते हैं, उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। इंदौर आगे बढ़ चुका है, भोपाल आगे बढ़ चुका है, जबलपुर आगे बढ़ चुका है, अहमदाबाद आगे, ये एस्पिरेशनल नहीं है, डेवलप्ड ज़िले हैं। रतलाम क्या है, एस्पिरेशनल। ठीक है, एस्पिरेशन है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया होगा? क्या किसी मंत्रालय ने या किसी संस्थान ने या किसी प्रधानमंत्री ने? नहीं, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने सबसे पहले बोला कि देश में सबसे पहले ऐसे जिलों को पकड़ो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो नीति आयोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो एक शब्द आ गया, वर्ड गिवन बाय नीति आयोग, शब्द नीति आयोग ने दिया। बाकी जो मैं समझा रहा हूं वो लाइन में ऐड होता चला जाएगा। केवल शब्द दिया ये नहीं लिखना है। शब्द क्यों दिया? क्योंकि फोकस करना था लेस डेवलप्ड जगहों पर। तो फिर नीति आयोग क्या करेगा? ढूंढेगा कितने जिले हैं, तो 112 जिले हैं। ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट्स, 112 जिले। ठीक है, 112 जो जिले हैं उनमें से कुछ जिले इतने पिछड़े हैं कि वहाँ पे नक्सलवाद भी चलता है, नक्सली लोग भी रहते हैं। ऐसे हैं 35 जिले, 35 नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स, 35 नक्सल प्रभावित जिले। क्या करना है इनके साथ? इनको डेवलप करना है। कब तक? तो उसका टारगेट भी दिया है 2022, डेवलपमेंट टारगेट 2022, विकास लक्ष्य 2022 तक। फिर नीति आयोग ने कुछ पैरामीटर दिए हैं कि इन चीज़ों पर डेवलपमेंट होना चाहिए, तब हम क्या मानेंगे? उनकी एस्पिरेशन कंप्लीट हो गई। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, किस चीज़ में अच्छा होना है हमको? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, इनमें ही अच्छा होना है। तो लिख लीजिए पैरामीटर्स, मापदंड, मतलब किन चीज़ों में 112 जिलों को अच्छा होना पड़ेगा। पहला लिख लो, हेल्थ स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन खान पान, एजुकेशन शिक्षा, हर एक के लिए एक दो लाइन बनेंगी। स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास। और क्या लिख सकते हो? एग्रीकल्चर कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, कृषि ये तो वाटर रिसोर्सेज भी आएंगे। आपको एक जिले को परफेक्ट बनाना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होंगी ना। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, मतलब नालियों को सही बनाना, एग्रीकल्चर में पानी पूरा पहुँचे वो काम करवाना, तभी अच्छा जिला बन पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो
सब आ गया, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ, हर वो चीज़ जो बना सकती है सरकार, वो सब कुछ। क्या क्या लगेगा इसमें? तो मदद लगेगी। किसकी मदद लगेगी? तो सेंटर की भी लगेगी, स्टेट की भी लगेगी। तो उसमें लिखिएगा हेल्प बाय सेंटर प्लस स्टेट, मदद केंद्र और राज्य के द्वारा। हेल्प गिवन बाय सेंटर प्लस स्टेट, केंद्र और राज्य के मदद के द्वारा। एंड कलेक्टर, और कलेक्टर के द्वारा। सब आ गए। आपको बस डेवलप करना है उस जगह को, आपको डरना नहीं है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का पूछ लिया तो अब मैं क्या करूं? आप डेवलप करो उसको। यही सोचो कि आप ही कलेक्टर हो, तो डेवलपमेंट में आप कहाँ कहाँ विकास करोगे, किस किस सेक्टर में आप लगाओगे। हर सेक्टर में आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। तो कुछ सेक्टर में क्या करना पड़ेगा? पीपीपी। तो प्राइवेटाइजेशन लिख दो, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। बड़ी बड़ी बातें मत करने लग जाना। SEZ बना दूंगा मैं तो, ठीक है, इकोनॉमिक जोन बनाऊंगा, बड़ी बड़ी उद्योग। पैसे कहाँ हैं? पैसे भी तो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हर साल की तरह इस साल भी, यानी 2018 में भी हम हर साल में एक क्वेश्चन देख रहे हैं कॉमन, वुमेन्स, फिर आ गया, लेकिन हर साल थोड़ा टफ हो रहा है। यहाँ का टफनेस लिखिए। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, भारत में महिला आंदोलन। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, भारत में महिला आंदोलन हैज नॉट एड्रेस द इशू, ने निम्न सामाजिक वर्गों पर ध्यान नहीं दिया है। हैज नॉट एड्रेस द इशू इन लोअर सोशल स्ट्रेटा, ने निम्न सामाजिक वर्गों पर ध्यान नहीं दिया। हैज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा, STRATA, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। ओके, क्वेश्चन क्या है कि भारत में महिलाओं के आंदोलन बहुत चले, लेकिन इतने आंदोलन के बावजूद भी जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, गांव में रहने वाली महिलाएं, इन सब आंदोलन से उनको तो कोई असर नहीं पड़ा। सब्सटेंशिएट योर व्यूज, अपना विचार रखिए। सब्सटेंशिएट योर व्यूज, अपना विचार रखिए। क्या करोगे अब इसका आप? खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वो नहीं मांग रहे आपसे आंदोलन की लिस्ट तैयार करो और बताओ महिलाओं के अच्छा भलाई के लिए क्या क्या आंदोलन चले। तो अपन शुरू हो रहे हैं ज्योतिबा फुले से, स्कूल खोला था उन्होंने महिलाओं के लिए पहला भारत में, वो तो पूछा ही नहीं है यहाँ पे। ये पूछा है कि जो कुछ भी हुआ महिलाओं को पावरफुल बनाने के लिए, उसमें बने सब पावरफुल, लेकिन असर तो हुआ ही नहीं। कहाँ? निम्न वर्ग में। क्यों नहीं हुआ? और अगर अब हो रहा है या नहीं वो भी बताओ। तो अभी हो रहा है कि नहीं? कैसे? कौन सी? याद रखो, हर एक स्टेप जो आप रखोगे ना उसके आगे एक नया क्वेश्चन बनेगा, आपको उसको साबित करना पड़ेगा। हर लाइन को आपको साबित करना पड़ता है। क्या क्या लिखोगे लिख लीजिए। सबसे पहले तारीफ है, जो फीमेल या फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए हैं वो हमेशा क्या रहे हैं? भारत में सफल रहे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जितने भी आंदोलन हुए हैं वो मिडिल क्लास वुमेन्स के लिए रहे हैं ज़्यादातर। और 1970 में फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे। ओके, यानी महिला जागरूकता आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगे थे 1970s के दशक में। तो क्या क्या लिखना है लिख लीजिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट, महिलावादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, महिलावादी आंदोलन इन 1970s, 1970 में बहुत हुए। इन 1970s, 1970 में बहुत हुए। ठीक है, इन आंदोलन से क्या होता था? महिलाओं में एस्पिरेशन होता था, आकांक्षाएं बनती थी कि चार दीवारी, घर की चार दीवारी से बाहर निकला जाए। इंक्रीज एस्पिरेशन, आकांक्षाएं बढ़ी। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, मौके बढ़े। क्या करने के? जॉब करने के। पहले क्या जॉब करने जाते थे? नहीं, अब धीरे धीरे जॉब करने जाने लगे। और
इक्वल राइट्स, समान अधिकार। पहले पुरुष और स्त्री को समान अधिकार नहीं मिलता था, इन आंदोलन की वजह से क्या मिल पाया? इक्वल राइट्स, समान अधिकार मिल पाए, वोट के अधिकार मिल पाए। पुराने भारत में वोट को केवल कौन दे सकता था? पुरुष। बाद में किसको मिल गए राइट्स? महिलाओं को भी। ठीक है, ये सारे अधिकार मिले। और क्या कहाँ से बराबर अधिकार मिलेंगे? एजुकेशन में। पहले महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था, फिर एजुकेशन हो गया, तो लिखो एजुकेशन, शिक्षा, करियर, नौकरी, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी तो आई। पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक ताकत। राजनीतिक ताकत के बाद लिखिए और कौन सी ताकत? केवल राजनीतिक? इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया कि ये जो मूवमेंट्स थे इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्या क्या फ़ायदे हुए? ये सारे फायदे हैं। ठीक है, इक्वालिटी बढ़ी है, ये याद रखो। लेकिन ये सारे फायदे कहाँ तक पहुँचे? अपर या मिडिल क्लास में। ओनली लिमिटेड टू अपर एंड मिडिल क्लास, उच्च या मध्यम वर्ग तक सीमित। ठीक है, ये हो गया। शुरुआत में अपलिफ्टमेंट जो किया गया वो हिंदू के लिए किया गया, हिंदू महिलाओं के लिए, और फिर बाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो वो भी लिख लीजिए। फर्स्ट हिंदू देन मुस्लिम, फर्स्ट हिंदू देन मुस्लिम, पहले हिंदू महिला फिर मुस्लिम महिला का उत्थान। और फिर आपको ये सच मान लेना है कि हाँ सबका फायदा हुआ लेकिन लोअर का फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये बोल के ख़त्म नहीं करना है, आपको आगे कंटिन्यू करके बोलना है कि अब हो रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गांव की जो महिलाएं होती हैं जो शहर आके सब्ज़ी बेचती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या कर लेती हैं? छोटा सा 500 रुपये का उधार ले लेती हैं, सब्ज़ी खरीद लेती हैं, शहर में बेच देती हैं, 600-700 रुपये कमा लेती है, तो 500 रुपये वापस जाके जमा कर देती, तो उसके दिन के 200 रुपये की कमाई हो गई। ये मेजॉरिटी में रखना है आपको, इसको पूरा समझाना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ठीक है, एलेबोरेट करना है। ठीक है, आपको जाना है ना? आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन तो कुछ इतना खास नहीं है, वो फ्रीडम मूवमेंट वाले क्वेश्चन है, तो वो मैं नहीं, डिस्क्राइब फ्रीडम मूवमेंट, पूरे आज़ादी का संग्राम बताओ, वो सब है। और अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लिख लीजिए। कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता। ठीक है, तो इसको अपन इतना वो नहीं पढ़ रखा है ना, पहले भी कम्युनलिज्म का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले साल का, वापस इसी साल आ गया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल। क्वेश्चन पेपर लिखिए, जीएस मेंस 2019 जीएस मेंस 2019 जीएस 1, 2019 जीएस 1। शुरुआत के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 150 शब्द। ठीक है, बाद के 15 हो जाएंगे और 250 हो जाएंगे, वही चल रहा है अभी। पहला पॉइंट लिखिए, पहला क्वेश्चन, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन, केंद्रीय मध्य एशिया, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन, मध्य एशिया एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स, और यूनानी बैक्टीरिया तत्वों को बताएं, एंड ग्रीको बैक्ट्रियन BAC बैक्ट्रियन तत्वों को बताएं इन गांधार आर्ट, गांधार शैली के अंदर, इन गांधार आर्ट, गांधार शैली के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया है, गांधार करके एक आर्ट होती है, 2-3 आर्ट होती है इंडिया में, मथुरा, गांधार और नीचे अमरावती। ठीक है, तो ये 3 आर्ट हैं, मूर्ति बनाने की 3 आर्ट है इंडिया में। इसमें से बाहर की तरफ कौन सी है? गांधार। अफगानिस्तान उस क्षेत्र में गांधार होता था, तो वो उस क्षेत्र में आज अफगानिस्तान होता है।
तो उसमें ये पूछा है कि गांधार की जो शैली है, जो भारत की शैली है, इस मूर्ति बनाने के तरीके में दो चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा है। एक रहा है मध्य एशिया के लोगों का जो आए थे यहाँ पर, और दूसरा रहा है ग्रीक या बैक्ट्रियन लोगों का। यूनान के लोग तो यूरोप से थे, लेकिन बैक्ट्रिया बिल्कुल भारत का पड़ोसी राज्य होता था। तो मध्य एशिया के ही लोग थे ग्रीक या बैक्ट्रियन। इन लोगों की वजह से एक नई कला बनी। एक्सप्लेन कीजिए कि गांधार कला में उन लोगों के तत्व कितने ज़्यादा हैं। तो गांधार आर्ट पता होना चाहिए कि उसमें शक्ल सूरत कैसे बनाई जाती है। ठीक है, काफ़ी हीरोइक स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं, लाइक जितना हमारी इंसान की हाइट होती है, ठीक है, लगभग उसी के बराबर वो बनता है। केवल मूर्ति नहीं बनती है इसमें गुफाओं के अंदर भी बहुत सारी कलाकारी बनती है गांधार स्टाइल में। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ठीक है, उसका भी बहुत यूज़ करते थे। उस टाइम अलग प्लास्टर होता था। जैसे प्लास्टर का ऑफ पेरिस का यूज़ क्या करते हो आप? पीओपी का यूज़ क्या करते हो? डिज़ाइंस बनाने के लिए। पंखा है तो पंखे के बीच में डिज़ाइन बना दी, झूमर है झूमर के बीच में डिज़ाइन बना दी। तो वो सारी डिज़ाइन क्या होती थी? गांधार की शैली होती थी। तो पॉइंट्स लिख लीजिए आप। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत का कलाकार और यूनान का कलाकार उस क्षेत्र में मिलके काम करते थे, इसलिए कुछ भारत से सीखा गया और कुछ यूनान से सीखा गया। तो दोनों को जब मिक्स हुए तो उसको क्या बोल दिया? गांधार। ठीक है, तो लिख लेना ग्रीक प्लस इंडियन स्कल्पचर, भारत प्लस यूनानी शैली इज इक्वल टू गांधार, बराबर गांधार। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यूनान वहाँ है, भारत यहाँ है, यहाँ के कलाकार वहाँ के कलाकार आए और फिर गांधार बना। शॉर्ट में क्या लिख दिया आपने? ग्रीक और इंडियन मिले और गांधार मिला। ठीक है, लिख लो। इट इज़ अ मिक्स ऑफ बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया कॉमा पार्थियन एंड ग्रीको रोमन स्टाइल, और यूनान रोम की कला है, एंड ग्रीको रोमन स्टाइल, और यूनान रोम की कला है। इन हाइब्रिड फॉर्म, बदले स्वरूप में, इन हाइब्रिड फॉर्म, बदले स्वरूप में। थीम्स टेकन फ्रॉम इंडिया, विषय भारत से लिए गए। गांधार में क्या यूरोप के देवता थोड़ा ना बनाते हैं, विषय कहाँ से लेंगे? बुद्ध, भारत, तो विषय भारत से आ गए, लाइक बुद्ध, जैसे बुद्ध। स्टूको वर मेड, STUCCO, स्टूको बनाए जाते थे। स्टूको, STUCCO, स्टूको। स्टूको के ब्रैकेट में लिख लेना प्लास्टर, प्लास्टर को स्टूको कहते हैं। स्टूको बनाए जाते थे। कहाँ बनाए जाते थे? इन मोनेस्ट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मंदिरों में। इन मोनेस्ट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मंदिरों में। अलकायदा जब वहाँ पे पहुँची थी, पकड़ जमाई थी, तो बहुत सारे जो बुद्ध मोनेस्ट्रीज थी, गुफाएं थी, उनको बम से उड़ा दिया गया। बहुत बड़े बड़े साइज़ के पहाड़ों पे बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। सब कुछ गांधार स्टाइल है वो। ओके, तो गांधार स्टाइल के बारे में याद कर कैसे करोगे चीज़ें? गूगल पर उनकी इमेजेस देख लेना एक बार। जब आप इमेज देख लोगे तो आप बता पाओगे कि गांधार स्टाइल में ऐसा इस तरीके से बनाया जाता है। ये फीचर्स रहते हैं, अलाइव लुक रहता है, जैसे जिंदा है ही है वो मूर्ति, वो सारी चीज़ें रहेंगी। क्वालिटीज़ लिख लो इसकी, क्या क्या क्वालिटी है। क्वालिटी, इसके गुण। हेलेनिस्टिक स्टाइल, हेलेनिस्टिक शैली, हेलेनिस्टिक स्टाइल, हेलेनिस्टिक शैली। हेलेनिस्टिक शैली का मतलब लिख लीजिए फीचर लाइक अलाइव, जिंदा स्वरूप में। फीचर लाइक अलाइव, जिंदा स्वरूप में। मोर नेचुरल, ज़्यादा प्राकृतिक। मोर नेचुरल, ज़्यादा प्राकृतिक। मोर एक्सप्रेसिव, ज़्यादा भावनात्मक। मोर एक्सप्रेसिव, ज़्यादा भावनात्मक। एक्सट्रीम इमोशंस, तीव्र भावनाएं। एक्सट्रीम इमोशंस, तीव्र भावनाएं। घुंघराले बाल, कर्ली हेयर्स। मैक्सिमम बुद्ध स्कल्पचर, अधिकतम बुद्ध की मूर्तियां। मैक्सिमम बुद्ध स्कल्पचर्स, अधिकतम बुद्ध की मूर्तियां। ठीक,
ये चीज़ें होती हैं, इसमें एक एक क्वालिटीज़ होती हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये रिपीट हो रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदला गया है। इन 1857 अपराइजिंग, 1857 के विद्रोह में, इन 1857 अपराइजिंग, 1857 के विद्रोह में, इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ स्मॉल एंड बिग रेबेलियंस, छोटे बड़े विद्रोह कारण थे। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ बिग एंड स्मॉल रेबेलियंस, छोटे और बड़े विद्रोह कारण थे, विच हैपेंड पास्ट 100 years, जो पिछले 100 सालों से हो रहे थे। विच हैपेंड पास्ट 100 years, जो पिछले 100 सालों से हो रहे थे। क्वेश्चन में पूछा है कि 1857 में सबसे पहली बार हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, तो ये जो लड़ाई शुरू हुई इसके पीछे कारण क्या थे? पिछले 100 साल से छुटपुट जगहों पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सन्यासी रेबेलियन हुआ था, ओके, और संथल हुआ था, मुंडा हुआ था, और इंडिगो तो बाद में होगा 2 साल बाद, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ छुटपुट जगहों पर क्रांतियां चलती रहीं, जिसका कारण क्या बना? 1857 का विद्रोह बना। तो वो कौन सी 100 चीज़ें थीं, या 100 सालों से वो क्या क्या तत्व थे? अब वो बहुत सारी जगह पर लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन क्या आज़ादी के लिए होते थे? नहीं, कुछ मांगों के लिए होते थे, कुछ परेशान होने की वजह से होते थे। तो उसके रीज़न लिखने हैं आपको, ठीक है। लिखिए, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने समाज पे प्रभाव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग नाराज़ होंगे और छुटपुट झगड़े शुरू करेंगे। तो लिख लो, ब्रिटिश कॉलोनी रूल, अंग्रेज़ों का शासन, ब्रिटिश कॉलोनी रूल, अंग्रेज़ों का शासन, इम्पैक्टेड इन सोसाइटी, ने समाज पे प्रभाव किया। इस लाइन को पूरा समझाना है आपको। इम्पैक्टेड ऑन सोसाइटी, ने समाज पर प्रभाव किया। धार्मिक प्रभाव हो सकता है, भाषाई प्रभाव हो सकता है, अखबारों का प्रभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो एक लाइन को ही आपको ओपन करना पड़ेगा, इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पीपल रेजिस्टेंस स्टार्टेड, लोग विरोध भी करते थे। पीपल रेजिस्टेंस स्टार्टेड, लोग विरोध भी करते थे। विरोध केवल लोग करते थे क्या? हो सकता है कभी व्यापारी करें, कभी शिल्पकार करें, कभी एक राजा करे, सब होता था। तो विरोध कौन कौन करता था वो लिख लो। रेबेलियन डन बाय, विद्रोह किया जाता था बाय ट्रेडर्स, व्यापारी, सेंट्स, संत, पीजेंट्स, कृषक, किंग्स, राजाओं के द्वारा। शुरुआत की बात कर रहे हैं इसीलिए। एंड इवन जमींदार्स, और जमींदारों के भी। शुरुआत में तो करेंगे ना, किसी ना किसी बात पे छोटपुट विवाद हो गया होगा जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, इतिहास में कभी लिखा ही नहीं गया हो, लेकिन कोई जमींदार ने किसी अंग्रेज को तो निपटाया ही होगा। तो वो भी क्या हो गया? ये सब कारण बन रहे हैं, छोटपुट कारण, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेटा क्या है वो लिख लो। फ्रॉम 1763 से टिल 1857, 1857 तक, देयर वर 40 मेजर रेबेलियंस, 40 मुख्य विद्रोह हुए। देयर वर 40 मेजर रेबेलियंस, 40 मुख्य विद्रोह हुए। एंड हंड्रेड्स ऑफ माइनर, और सैकड़ों में छोटे छोटे। एंड हंड्रेड्स ऑफ माइनर, और सैकड़ों में छोटे छोटे। इन विद्रोहों का कैरेक्टर क्या होता था? पूरे देश में फैलते थे ये? नहीं। तो इनका कैरेक्टर क्या होता था? केवल लोकल लेवल पर ये सीमित हो जाते थे, इसलिए बढ़ नहीं पाते थे। दे वर लिमिटेड टू लोकल, स्थानीय तौर पर सीमित। लिमिटेड टू लोकल, स्थानीय तौर पर सीमित। दैट मीन्स आइसोलेटेड, यानी पृथक। दैट मीन्स आइसोलेटेड, यानी पृथक। विथ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ, विथ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ, मैनी एलिमेंट्स कंबाइंड, कई तत्व एक हो गए। मैनी एलिमेंट्स कंबाइंड, कई तत्व एक हो गए। एंड रेबेलियन साइज इंक्रीज, और विद्रोह का आकार बढ़ा। अंग्रेज ने बोला इस गांव से टैक्स लूंगा, उस गांव से लूंगा, उस गांव से लूंगा, तो 3 गांव एक हो गए। तो अब साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है रेबेलियन का।
फिर वो बताना आप बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ पलासी 1757, इसमें क्या बताओगे, इसकी स्टोरी क्या बताओगे, युद्ध नहीं बताना, सिराजुद्दौला शुरू मत कर देना वहाँ पे। बैटल ऑफ पलासी में आपको ये बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले अधिकार मिला अंग्रेज़ों को उस जगह पर कानून बनाने का, उस युद्ध से ही मिला या बक्सर से मिला, जो भी, बक्सर लिख दो। बक्सर के बाद से क्या हुआ, अधिकार मिले। अधिकार किस बारे में मिले, टैक्स लेने के अधिकार मिल गए। दैट मीन्स अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लोगों के जीवन में इंक्लूड होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समय के साथ साथ जब भारतीयों को समझना शुरू किया तो बहुत सारा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट उन्होंने बना दिए कलकत्ता में, ठीक है। ओरिएंटोलॉजी यानी कि जो भी भारत का इतिहास है उसको ओरिएंटल या ओरिएंटोलॉजी कहते हैं। तो भारत का इतिहास पढ़ना उन्होंने शुरू किया, वेद पढ़ना शुरू किए, वेद को ट्रांसलेट करना शुरू किया, क्या समझने के लिए, भारतीयों को समझने के लिए। ओके, उसके बाद में भारतीयों को जब समझ लिया जाए तो आप किसी भी विद्रोह को क्या कर सकते हो, जल्द से जल्द दबा सकते हो। इसीलिए भी हमारे बहुत सारे विद्रोह क्या हुए, तेज़ी से ढक जाते थे, तेज़ी से ख़त्म हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। बाकी वो संत महात्मा लिखे थे तो एक और नाम लिख लेना, ट्राइबल्स, आदिवासी, उनके बारे में भी बताना होगा। ये याद रखिए सिर्फ 150 वर्ड्स हैं, 15 लाइनें ही लिखनी है इसके अंदर, तो सफिशिएंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, छोटे छोटे ही हैं तो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडियन रेनेसॉ, भारतीय पुनर्जागरण, और राष्ट्रवादिता में क्या समानताएं हैं। व्हाट आर द लिंकेजेस बिटवीन इंडियन रेनेसॉ एंड इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवादिता उदय में क्या समानताएं हैं। इंडियन रेनेसॉ, RENAISSANCE एंड नेशनल आइडेंटिटी, लिख लिया। दो चीजें पूछी हैं, भारतीय पुनर्जागरण यानी भारत के लोगों की सोच का बदलना, और राष्ट्रवादिता कि ये देश मेरा है वो सोच, दोनों में क्या समानताएं हैं और कौन से जुड़ाव हैं, ये दोनों चीज़ें जुड़ती कैसे हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, रेनेसॉ यहाँ का नहीं है सोच, रेनेसॉ का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कहाँ की सोच थी, अमेरिका की नहीं थी, यूरोप की थी। यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण आया था, रोम में आया था, फ्रांस में आया था, स्पेन में आया था। और पुनर्जागरण के बारे में मैंने आपको बता रखा है, लोग सोचने लगे थे, क्या सोचने लगे थे कि राजा होना ज़रूरी होता है क्या, मतलब देश का राजा राजा क्यों है, क्योंकि भगवान ने बोला है। राजा का तो यही कहना है कि भगवान की ओर से वो राजा है। लोगों ये सोचने लगे थे कि भगवान कहाँ है, नए नए आइडियाज़ आ रहे थे कि राजा राजवंश के अलावा क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे देश चल सकता है। इन सबको क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण। भारत के लोग यूरोप में गए थे और यूरोप से क्या ही सीख के आए, ये रेनेसॉ। और भारत में भी उन्होंने क्या शुरू किया, रेनेसॉ। और भारत में रेनेसॉ शुरू करने वाले पहले व्यक्ति मदन मोहन मालवीय थे, नहीं, राजा राम मोहन रॉय थे। सबके नाम एक जैसे लगते हैं मुझको आजकल, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले पुनर्जागरणवादी थे। तो पुनर्जागरण कब शुरू हुआ, ये तो आई थिंक 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था, 1800 के आसपास शुरू हो गया था। 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेकर 1900 के बीच में। तो जब ये रेनेसॉ शुरू हुआ तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय आए, सैयद अहमद खान वो भी थे, वो भी पुनर्जागरणवादी थे, ठीक है। मुसलमानों को वो जागृत करना चाहते थे कि बैकवर्ड स्थिति हो चुकी है, अब पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो। उसके अलावा जो भी आपको उस समय के याद हों लोग, वो आप लिख सकते हो। क्या होगा इससे बहुत सारी सोच भारत में आई, जैसे जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो भी फ्रांस की क्रांति में हुआ पुनर्जागरण की वजह से, वो सारा का सारा इंडिया में भी आया। जस्टिस आया यानी न्याय मिलना चाहिए, इक्वालिटी आई यानी समता मिलनी चाहिए, फ्रैटर्निटी आई यानी भाईचारा चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ ये लोग लेकर आए और भारत में इन्होंने इन्हीं बातों को फैलाया।
ठीक है, किन किन क्षेत्रों में फैलाना चाहा? राजनीति में फैलाना चाहा, पॉलिटिक्स, समाज में फैलाना चाहा, ठीक है, एजुकेशन में फैलाना चाहा, हर सेक्टर में इन्होंने कोशिश की थी। शिक्षा, राजनीति और धर्म, इन सभी जगहों पर इन्होंने फैलाने की कोशिश की ये बातें, अच्छी बातें। और जब ये अच्छी बातें फैल गई तो लोगों में क्या आई? थोड़ी सी एकता आ गई। और जब एकता आई तो लोगों को लगने लगा भारत हमारा देश है। तो क्या बन गया? वो नेशनैलिटी बन गई, राष्ट्रवादिता। तो राजा राम मोहन रॉय केवल एक दो बातों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वही थे जो भारत में रेनेसां लेकर आए, पुनर्जागरण, यहाँ के लोगों को जागृत किया समाज के हर मायने में, एजुकेशन में, सोसाइटी में, हर चीज़ में। और जगाने के बाद में लोगों में कौन सा फीचर आने लग गया? नेशनैलिटी का, कि ये देश मेरा है। हो गया? जुड़ गया दोनों? बस ये जोड़ना था इस आंसर में, जोड़ने पे ही मार्क्स मिलते थे इस पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ कोरल्स फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। कोरलों का ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ कोरल्स फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, कोरल का ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव। क्या क्या लिखोगे? कोरल के बारे में बताओगे। कोरल क्या होते हैं? साफ जल में पाए जाते हैं। ऐसा जल जहाँ प्रदूषण नहीं है वहाँ कोरल मिलता है। कोरल पॉलिप से बने हुए होते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो एक दो जीवों का एक क्या रहता है, एक सहजीविता रहती है, दोनों साथ में जिंदा रहते हैं। तो समुद्र में जो हम रंग बिरंगी पत्थर देखते हैं ना, वो क्या होते हैं? कोरल होते हैं। अब वो कोरल सब जगह नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी गर्म इलाके में। टेम्परेचर चाहिए होता है उनको 20 डिग्री से लेकर 26 या 27 डिग्री तक, ठीक है। तो 20 से 27 भी लिखोगे तो ओके, इतना गर्म टेम्परेचर इतना चाहिए होता है। बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर रहती हैं। ये सारी चीज़ तो कोरल की होगी। कोरल ख़त्म क्यों हो रहे हैं तो उसका कारण क्या बताया? ग्लोबल वार्मिंग, तो वो बता देना है। हम जैसे जैसे प्रदूषण कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं कहीं पर टेम्परेचर कम भी हो रहा है, तो उसकी वजह से कोरल ख़त्म हो रहे हैं। कोरल के ख़त्म होने को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। ये नाम लिखना पड़ेगा, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। तो कोरल ब्लीचिंग होती है तो सरकार ने कुछ उपाय भी बना रखे हैं। वो ऐसे स्टील के बड़े बड़े जाल है ना जो समुद्र में डाल रहे हैं, ताकि कोरल्स आके चिपक जाएं और वो पूरा स्टील केज क्या हो जाए? कोरल बन जाए। तो उसके लिए भारत सरकार उपाय भी कर रही है। फिर सबसे ज़्यादा नुकसान कोरल में कौन से कोरल को हो रहा है? दो जगह के कोरल को हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, महान बैरियर रीफ। और दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किस तरफ? हवाई में, यानी प्रशांत महासागर के बीचों बीच हवाई द्वीप है अमेरिका का, वहाँ पे नुकसान हो रहा है। फिर वो बता ही रखा मैंने आपको, कोरल कहाँ मिलते हैं? तो हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मिलते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र गर्म ही रहता है। तो गर्मी इनको चाहिए, बस ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ये याद रखना। तो ये तो पूरा डिस्कस कर रखा है हमने। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल। अगला क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी अच्छा है। डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव पेड़ों का कम होना। डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव पेड़ों का कम होना। एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजी, पर्यावरण में उनका महत्व समझाइए। एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजी, पर्यावरण में उनका महत्व समझाइए। अगेन कोरल वाली ही बातें करनी है। मैंग्रोव पेड़ होते हैं जो कहाँ उगते हैं? खारे पानी में, लेकिन वो समुद्र में नहीं उगते। समुद्र के किनारे जो कीचड़ होता है डेल्टा का, उस कीचड़ में वो उगते हैं। उनकी जड़ें ज़मीन के नीचे नहीं जाती, नीचे जाते हुए बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने की ज़रूरत है और खाने पानी में वो ज़्यादा सांस ले नहीं पाते। उसके अलावा ऊपर आने का कारण ये है कि वो ज्वार भाटा भी आता जाता रहता है, तो वो अपनी जड़ें बाहर निकाल देते हैं। मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कहाँ मिलते हैं वो लिख लेना। तो वो भी ट्रॉपिकल एरिया में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेंगे, या फिर सब ट्रॉपिकल में भी मिल जाएंगे, ठीक है, उपोष्ण में भी मिल जाएंगे। गर्म इलाके में होना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं। लोकेशन बता दी, तो गुजरात में है, सुंदरबन में है, अंडमान में है,
उड़ीसा में है आई थिंक, और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी मिल जाते हैं। तो ये जगह हो गई। और क्या बचा? मैंग्रोव्स ख़त्म क्यों हो रहे हैं? ख़त्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये भले ही खारे पानी में ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत खारे पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर एक नदी है, वो नदी जा रही है समुद्र में, और जब समुद्र में वो मिलती है उसके आसपास मैंग्रोव उगते हैं, लेकिन अगर नदी पे डैम बना दिया तो उतना पानी मैंग्रोव तक नहीं पहुंचेगा, तो ज़मीन का खारापन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ज़्यादा खारे ज़मीन पे वो नहीं ज़िंदा रह सकते। नॉर्मल खारे पे रह सकते हैं, ज़्यादा खारे पे नहीं रह सकते। पानी कम करोगे तो खारापन बढ़ेगा ना। पानी कम कैसे हो रहा है? डैम बना के। डैम पानी को रोक लेगा, उतना पानी पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो रहे हैं? मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं। और किस लिए कम हो रहे हैं? लोग ज़मीनें इकट्ठा कर रहे हैं खेती करने के लिए, तो लोग क्या काट रहे हैं? मैंग्रोव्स को काट रहे हैं। ये भी कारण है। लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंग्रोव्स को काट रहे हैं। लोग अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए मैंग्रोव क्या होते जा रहे हैं? कम। तीसरा कारण क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसका कुछ तो प्रभाव होगा मैंग्रोव्स पे, तो वो हो गया। फिर ये तो हो गए कम क्यों हो रहे हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे बहुत सारे हैं। नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं ये देश की, प्राकृतिक सीमा बना देते हैं। जंगल होते हैं तो यहाँ पर वन्य जीव रह सकते हैं। मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होता है। मधुमक्खियाँ बहुत शहद बनाती हैं इस एरिया में। मैंग्रोव प्लांट्स में छत्ते बन जाते हैं। और क्या फ़ायदे होते हैं? जब टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा आता है, मोटी मोटी लहरें आती हैं, देश के अंदर ना आ जाएं, तो वो भी उसका क्या बन जाते हैं? बैरियर बन जाते हैं उसको रोकने के लिए। चक्रवात रोकते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये इसके फ़ायदे। तो ये फ़ायदे हो गए। नुकसान तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं मैंग्रोव्स के। नुकसान तो हम कर रहे हैं मैंग्रोव्स का। क्लियर? ये बस बातें ये वाली करनी है। अब 2-4 चीज़ें लिख लीजिए आंसर राइटिंग में क्या क्या ध्यान रखना है। एक बहुत बड़ा वो अच्छा कलेक्टर है, उसका नाम है दीपक रावत। कहाँ का है वो? हरिद्वार के कलेक्टर हैं दीपक रावत। उन्होंने 3 तरीके बताए हैं कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। देख, उन्होंने तो ये बताया था कि उनको बचपन में उनके प्रिंसिपल ने बताया था कि अच्छा आंसर कैसे लिखना, तो वो उसी को अप्लाई करते करते पीएससी क्लियर करी। तो 3 चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। पहली चीज़ होती है रिपीटेशन। ये 3 चीज़ें नहीं होना, ये ध्यान रखना। ये करने मत बैठ जाना। 3 चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ क्या नहीं करनी है? रिपीटेशन नहीं करना है। एक लाइन लिख दी ना, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। जो टॉपिक आपने समझा दिया है, जो बात आपने कह दी है, उसको रिपीट दूसरी बार नहीं करना है। आंसर को बढ़ाने के चक्कर में लोग ये चालाकी करने की कोशिश करते हैं, नंबर कटते हैं। रिपीटेशन के बाद में अगला आता है इररिलेवेंस। आसपास की बातें या बेकार की बातें। इररिलेवेंट बातें बिल्कुल नहीं करनी है। आपसे जो पूछा गया है आपको केवल उसी बात पे ही रहना है, उसी बात के आसपास की बातें आप कर सकते हो। इररिलेवेंट बातें नहीं करनी है कि टॉपिक से हट के कुछ नया बातें करने लग गए, वो नहीं होना, तो आपका आंसर अच्छा होगा। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो बताई है जनरलाइज, सामान्यकरण। जनरलाइज का मतलब है अपने आंसर को इतना भी जनरल मत बना दो कि लोकल आंसर दिखने लगे। वो थोड़ा सा मिर्च मसाला और तड़का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात कर रहे थे कोरल की, तो कोरल के बारे में केवल बता दिया कि कोरल इस डिग्री से इस डिग्री तापमान के बीच रहता है, यहाँ मिलता है वहाँ मिलता है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात भी फीड करनी पड़ेगी कि क्या आपको पता है कि दुनिया में ज़्यादातर कोरल हर कॉन्टिनेंट के कहाँ किस तरफ मिलते हैं? ईस्ट की तरफ। तो मैं बताता हूँ क्यों। तो फिर पूरा इलेबोरेट करो कि वहाँ पे गर्म जल धाराएँ होती, इसलिए जनरल नहीं दिखना चाहिए आंसर, जैसा कि आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक वापस रिपीट नहीं करना है, इररिलेवेंस चीज़ें नहीं बोलनी है, यानी क्वेश्चन से हट के बाहर नहीं निकलना है, और बहुत ज़्यादा जनरल आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो स्पेशल दिखना चाहिए कि आपने हर कोई जो जानता है वही बात नहीं लिखी है, आपने एक आध पॉइंट्स कुछ इंटरेस्टिंग भी लिखे हैं, जिससे इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में कि ये नई बात मुझे पढ़ने को मिली। तो नई बातें डालना ज़रूरी होती है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। और आखिरी चीज़ बताई थी एडिटिंग। जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं हम तो अवार्ड मिलते हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ को एक अवार्ड मिलता है बेस्ट एडिटिंग अवार्ड।
दैट मीन्स आपके आंसर को क्या करना पड़ता है, आपको एडिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं जो मन में लिखा था सब उड़ेल के आ गए कि सब लिख दिया मैंने, अब मेरे को भयंकर नंबर मिलेंगे। आंसर्स को एडिट करते चले जाओ, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो साथ साथ में चलते रहना चाहिए। क्या लिखना है वो तो बहुत प्रेशर डालेगा आप पे, लेकिन क्या नहीं लिखना है उसको मरने मत देना, उस सोच को, समझ गए। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं अच्छी आंसर राइटिंग के। ओके, तो ये हमने 5 क्वेश्चन लिख लिए। आप करंट अफेयर्स पे आ जाइए, 5 मिनट में करंट अफेयर्स निपटा डालते हैं। (2019) GS1 क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए क्वेश्चन, कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्षेत्रीय संसाधन आधारित वस्तु निर्माण, कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्सेज, क्या क्षेत्रीय संसाधन आधारित वस्तु निर्माण, रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्षेत्रीय संसाधन आधारित वस्तु निर्माण, हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में नियोजन में मदद कर सकते हैं। हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत के नियोजन में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अलग है, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रिपीट जैसा हुआ है। आपको याद है क्वेश्चन आया था यूपीएससी के जीएस में कि जहां ऑयल निकलता है वहां पर रिफाइनरी कम होती है, दूर क्यों होती है। ये बस वैसा ही कुछ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या आपको लगता है कि इस जमीन पे कुछ मिल रहा है कोयला वगैरह, और इसी जमीन के आसपास ही प्लांट डाल के मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, तो इससे क्या नौकरी बढ़ सकती है? तो मना तो करोगे नहीं, सपोर्ट करना पड़ेगा। यस, ऑब्वियसली जनरेट हो सकता है। उस क्वेश्चन का रिवर्स पूछा है इसमें। उसमें क्या पूछा था, संसाधन जहां मिलते हैं उससे दूर प्रोडक्शन क्यों होता है, और यहां पूछा है जहां संसाधन मिलते हैं, जहां रिसोर्सेज मिलते हैं वहीं पे प्रोडक्शन करो, तो इससे क्या नौकरी मिल सकती है? तो मिल सकती है। किसको मिल सकती है? लोकल लोगों को, जहां पे वो संसाधन मिल रहे हैं। पॉइंट्स लिख लीजिए लिखने के लिए। क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश। कई बार मैं आपको लगातार बताता रहता हूं कि भारत में हर महीने कितने जॉब जनरेट करने की जरूरत है? 1 मिलियन। हर महीने 10 लाख लोगों को क्या चाहिए? इंडिया में जॉब चाहिए। नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम है। तो कई बार जो मेरी बताई हुई बातें होती हैं उनको भी आप रिटर्न वर्क में कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भारत में हर महीने कितनी जॉब चाहिए? 10 लाख। तो लिख लिए जॉब रिक्वायरमेंट 1 मिलियन पर मंथ। नौकरी चाहिए 10 लाख हर महीने, पर क्या मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आपने जिस जगह पर जो मिल रहा है, जो संसाधन, रतलाम, सोना चांदी मिलता है क्या? नहीं। खेती तो होती है, तो खेत क्या हो गए? संसाधन, रिसोर्सेस। उन खेतों में क्या उगता है? सोयाबीन, कॉटन उग जाता है। ठंड के वक्त फसलें थोड़ी सी बदल जाती है, वीट वगैरह की कटाई होना स्टार्ट हो जाती है। एंड में वो क्या उगते हैं? और ग्राउंडनट, मूंगफली, ये भी उगता है। तो क्या इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या जो यहाँ पे उग रहा है इसी की इंडस्ट्री यहाँ पे लगाओ तो फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ इंडस्ट्री है क्या? नहीं है। तो फायदा इस तरीके से बताना है कि यहाँ जॉब लगेगी, लार्ज स्केल पे जॉब लगेगी, लोगों का पलायन दूसरे शहरों में रुक जाएगा, लोग माइग्रेट होना बंद कर देंगे क्योंकि उनको जॉब यहीं मिल जाएगी। ओके, तो लिखना लार्ज स्केल माइग्रेशन स्टॉपिंग, वृहद स्तर पर आव्रजन रुकेगा। लार्ज स्केल माइग्रेशन स्टॉपिंग, वृहद स्तर पर आव्रजन रुकेगा। यहां की जनसंख्या गरीबी से क्या करेगी? उठेगी। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम होगी। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम होगी। यहां पर इंडस्ट्री बन गई तो दुनिया के, भारत के बड़े बड़े शहर यहां से जुड़ना चाहेंगे?
हाँ, क्या बनेगा उसमें? कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा, कनेक्शन टू बिग सिटीज, बड़े शहरों से जुड़ाव, कनेक्शन टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जुड़ाव, कनेक्शन टू पोर्ट्स, बंदरगाहों से जुड़ाव। ये सब कैसे कर पाओगे? क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए? भारत की आधी जनसंख्या जो 30 साल से कम उम्र की है। यूजिंग यंग पीपल ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं का इस्तेमाल करना। यूजिंग यंग पीपल ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन सब डालो। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हो जो मैंने रतलाम का बताया? रतलाम का नहीं लिखना है, झारखंड का बताओ, कोयले का बताओ, आयरन का बताओ, नहीं है एग्रीकल्चर का बताओ कि यहां अगर प्लांट डल गया सोयाबीन से तेल निकालने का, ग्राउंड नट से तेल निकालने का, कपास बहुत उगता है तो कपास से क्या बनाने का, कपड़े बनाने का प्लांट डल गया, तो यहाँ के लोगों को कितनी जॉब मिलने वाली है। ये फायदे गिनाने हैं आपको। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण। फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के स्थानीयकरण के कारक, ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग के स्थानीयकरण के कारक, ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग के स्थानीयकरण के कारक इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में। फुल स्टॉप। डिस्कस, चर्चा कीजिए, डिस्कस, चर्चा कीजिए। किस सेक्टर की बात हो रही है? फूड प्रोसेसिंग, खाना बनाना। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है? चिप्स के पैकेट, चॉकलेट्स, जो भी आप किराने की दुकान में खाने की चीज डायरेक्ट खरीदते हो बनी बनाई, वो फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। इडली बनाओगे तो पैकेट लाओगे ना इडली बनाने का, वो फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। और ये सारे काम कहाँ के फैक्टर्स हैं? नॉर्थ वेस्ट के हैं। नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है? पंजाब, मेन पंजाब। यानी बात कहाँ से कहाँ रिलेट होने की कोशिश हो रही है कि इस क्षेत्र में काफ़ी अनाज मिलता है और उस अनाज में की वजह से अनाज को इकट्ठा करके बहुत सारी फैक्ट्रियां सेटअप हो जाती हैं और वो फैक्ट्रियां क्या करती है? उस अनाज से खाद्य बनाती हैं, खाने लायक चीज़ें बनाती हैं और फिर बेचती हैं। डिस्कस कीजिए। मतलब आपको कुछ बहुत लोड नहीं लेना है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, कितना क्या डिटेल आपके पास में, वो आपको इसमें डालनी है। एक चीज़ डालनी पड़ेगी, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले आप बताएंगे कि आज़ादी के बाद अचानक से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इजाफा आया। उसके पहले क्या होती थी? क्या चिप्स के पैकेट मिलते थे? अंग्रेज इतने रहम दिल हो जाएंगे कि 10 चिप्स के पैकेट बनाएंगे इंडियंस के लिए? ठीक है, आज़ाद होने के बाद ये सब काम शुरू हुआ। तो लिखो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी के बाद एग्रो प्रोसेसिंग स्टार्टेड, कृषि प्रसंस्करण शुरू हुआ। एग्रो प्रोसेसिंग स्टार्टेड, कृषि प्रसंस्करण शुरू हुआ। अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि बहुत अनाज मिला। अनाज बहुत क्यों मिला? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ। प्रॉब्लम क्या बताओगे इसमें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास सीमित रह गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास सीमित रह गया। मैकडॉनल्ड्स का आलू जो होता है ना, वो भी पंजाब से आता है। लेस के चिप्स के आलू जो होते हैं वो भी पंजाब से आते हैं। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है ज़्यादा? पंजाब में, एमपी में नहीं आया। तो डेवलपमेंट क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। एग्जाम्पल, पोटैटो चिप्स एंड मैकडॉनल्ड्स। उदाहरण, आलू के चिप्स और मैकडॉनल्ड्स। पंजाब, हरियाणा एंड यूपी।
पंजाब, हरियाणा, यूपी मोस्ट बेनिफिट, सबसे ज़्यादा लाभ, इनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है इस काम का। क्यों इनको ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है? तो ज्योग्राफी में आ जाओ, ज़मीन कैसी है? मैदान, गंगा के मैदान, ड्यू टू प्लेन्स, मैदानों की वजह से। चलो ठीक है, मैदान है तो है, उसके अलावा क्या है? नदियाँ, नदियों से इन राज्य की सरकारों ने क्या बनाई है? नहरें, नहरों से क्या बनाई है? नालियाँ, नालियाँ कहाँ तक पहुँचाई हैं? खेतों तक। दूसरे राज्यों में ऐसा हो पाया है क्या? नहीं। तो इरिगेशन फैसिलिटी लिख दो, इतना सब कुछ बोला उसको एक शब्द में लिखो, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था। क्या क्या प्रोसेसिंग करते हैं ये तो सब लिख दो। व्हीट मिल, आटे की मिल, आटा बिकता है ना पैकेट में, सारे कहाँ हैं? वहीं बैठे हुए हैं। प्लास्टिक का पैकेट 5 किलो का, आटा डाला 120 रुपये में बेचा, ये हो गया। आप प्राइसेस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, पेपर उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर, दुग्ध प्रसंस्करण, जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग, और क्या बच गया? शुगर केन प्रोसेसिंग, शक्कर बनाना वगैरह। हालांकि शक्कर बनाने की फैक्ट्री पूरे इंडिया में मैक्सिमम कहाँ मिलेंगी? जहाँ गन्ना ज़्यादा उगेगा, बिकॉज उसको लाना ले जाना, गन्ना सूखना नहीं चाहिए, गन्ना गीला रहना चाहिए ताकि तब जाके उसका जूस निकाल सके। सूखे गन्ने से शक्कर कैसे बनाओगे? वो तो बस पीटने के काम आएगा, उतना सख्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक? भारतीय समाज इतना विशेष कैसे बनता है? हरकतों से। व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक? भारतीय समाज इतना विशेष कैसे बनता है? इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, अपनी संस्कृति को बनाए रखने में। इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, अपनी संस्कृति को बनाए रखने में। एक शब्द, रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, सब रूढ़िवादी, बाबा आदम के जमाने की बात मानते चले जाते हैं, इसलिए कोई नहीं बदलता, सब वैसे ही है। ग्रहण आ जाता है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं एक भी भारतीय। अमेरिका में बाहर से लोग देखते हैं, यहाँ ग्रहण आ जाता है तो उसके बीच में खाना नहीं खाना, उसके पहले और बाद में नहाना, 10 काम रहते हैं अपने। वो अपन ही अलग ही एंजॉय कर रहे होते हैं उस ग्रहण को, ठीक है। अमेरिका में वो देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये कैसे हमने बचा लिया ऐसा कल्चर अभी तक? क्या ऐसी विशेषता है हमारी संस्कृति में? विविधता, इंटरमिक्सिंग ऑफ मैनी कल्चर्स। तो लिखिए इसमें, देयर वर मेजर चेंजेस, बहुत बदलाव हुए हैं। देयर वर मेजर चेंजेस इन हिस्ट्री, बहुत बदलाव हुए हैं इतिहास में। बट स्टिल कल्चर इज यूनाइटेड, किंतु संस्कृति एक ही रही है। बट स्टिल कल्चर इज यूनाइटेड, किंतु संस्कृति एक ही रही है। वैरायटी ऑफ शेड्स, कई प्रकार हैं। वैरायटी ऑफ शेड्स, कई प्रकार हैं। डायनेमिक कैरेक्टर, विविध चरित्र। डायनेमिक कैरेक्टर, विविध चरित्र, सब मिक्स हो गया ना। शादी करते हैं तो काय पे बैठना पड़ता है? घोड़े पे, घोड़ी पे। और क्या पहनना पड़ता है? शेरवानी। किसकी शादी में? एक हिंदू की शादी में। कल्चर कहाँ का है? इस्लाम कल्चर, ठीक है। अरब कल्चर, अरब के क्षेत्र में यही होता था। शेरवानी किसकी है? इट्स रिलेटेड विथ अरब। शेरवानी पहनता कौन है? हिंदू। तो झगड़ा किससे करता है? मुस्लिम से। क्या पहन के? शेरवानी। तो कितना भी झगड़ते हैं, बट कल्चरल एक्सचेंज लगातार होता रहता है। ओके, मुस्लिम्स की बात करो, शादी होती, हल्दी, हल्दी लगती है आजकल। क्रिश्चियनिटी में लगने लगी हल्दी। कल्चर कहाँ का? हिंदू का। सब खिचड़ी हो गया है, सब मिक्स हो गया है। ओके, ओरिजिनल हिंदुइज्म में शादी कैसे होती है? एक कपड़ा रहता है शरीर पे, धोती। ओके,
और कोई घोड़े वोड़े नहीं होते थे, बस साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको ज़्यादा ओरिजिनल लिखेगा, नॉर्थ इंडिया में चेंज हुआ है। क्यों? मिक्सिंग, इंटर कल्चरल बहुत सारे मिक्स हुए हैं। कैसे मिक्स होते हैं, यूनिटी कैसे बनी रहती, लिख लो। रीज़न, कारण, एडेप्टेबिलिटी, नई वस्तुओं को अपनाना, एडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू कैरेक्टर, नई वस्तुओं को अपना लेना, लाइफ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, जीवन का आधार है आध्यात्म। लाइफ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, जीवन का आधार है आध्यात्म, पूजा पाठ करना। इंडियन कल्चर हैज एंड्यूरिंग कैरेक्टर, भारतीय संस्कृति लंबी चलती है। इंडियन कल्चर हैज एंड्यूरिंग कैरेक्टर, भारतीय संस्कृति लंबी चलती है। 5000 साल से नजर उतार रहे हैं हम, मालूम, आज भी उतारते हैं, भी कुछ गायब नहीं हुआ, वो वही का वही है। कंपोजिट नेचर ऑफ आवर कल्चर, संस्कृति का सम्मिलित रूपांतरण। कंपोजिट नेचर ऑफ कल्चर, संस्कृति का सम्मिलित रूपांतरण। जैसे क्या? डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, वो सब। डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, चित्र, नृत्य, संगीत, इवन और क्या बचा? आर्किटेक्चर, कला, आर्किटेक्चर, सब में क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद मजबूत हो रहा है, तो बदलेगा कैसे? तो ये तो सबसे अच्छा कैरेक्टर हुआ ना, क्वेश्चन तो यही था, यही पूछा था, मजबूत कैसे? सेक्युलर कैरेक्टर, धर्मनिरपेक्ष चरित्र। बातों बातों में दो धर्म आपस में झगड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे की चीजों का यूज चलेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेक्युलर हो गए ना कैरेक्टर में हम, धर्मनिरपेक्ष चरित्र। और लास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, साथ में रहने की आदत। अकेले में भी मजा नहीं आता कि झगड़े किससे, साथ में भी रहना। कॉन्सेप्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, सहसंबद्धता, उसको आसान लिख लो, साथ में रहने की आदत। बस इस कैरेक्टर की वजह से हमारा कल्चर बहुत यूनिक है, इतना यूनिक है कि आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन समय रिपीट होता है, लिखिए। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, महिला सशक्तिकरण। तुम लोग इतना तो समझ गए होगे कि ये तो रट के ही जाना है अब। महिला सशक्तिकरण पे अगर कोई कुछ भी पूछे, आज़ादी पे कुछ भी पूछे, महिलाओं के बारे में कुछ भी पूछे, सीधे पूजा करने लग जाना एकदम, बहुत ही बढ़िया। फिर कुछ नुकसान दिखाना कि हाँ कुछ लोग थे पुराने ज़माने में ऑर्थोडॉक्स टाइप के। वो क्वेश्चन तो लिखो पहले। एम्पावरिंग वुमन, महिला सशक्तिकरण इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में जरूरी है। इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में जरूरी है। एम्पावरिंग ऑफ वुमन क्या होता है? महिलाओं के पास ताकत आ जाना। शिक्षा वहीं से शुरू होगी। शिक्षा आएगी तो उसे पता चलेगा कि कम उम्र में शादी नहीं करना है, जनरली अच्छी उम्र के बाद ही की जानी चाहिए शादी। उसके बाद उसे समझ आएगी कि ज़्यादा बच्चे अगर पैदा होंगे फैमिली में तो उसकी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो सकती है? कंट्रोल हो सकती है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में 4-5 ज्ञान। 2.1 फर्टिलिटी रेट होती है, कितनी होनी चाहिए? 2.1 पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए। कम जाना हो तो 2.1 से नीचे चले जाओ, बढ़ाना है तो 2.1 से बढ़ा दो। इंडिया की कितनी चल रही है? 2.2, आई थिंक 2.3 है या 2.2 है, 2.3 है, 2.3 है, पर 0.2 ही तो ज़्यादा है। पर वो 0.2 भी क्या कर देता है? 140 करोड़, इतने ज़्यादा हो जाते हैं हम। कुल मिला के आपको ये साबित करना है कि जब एक महिला शिक्षित होगी तो देश की जनसंख्या कैसे कम हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा हो रही है। पॉइंट्स लिखिए। एजुकेशन, शिक्षा,
फर्टिलिटी कंट्रोल, बच्चों के पैदा होने पर नियंत्रण, फर्टिलिटी कंट्रोल, मैरिज इन टीनेज, कम उम्र में शादी, मैरिजेज इन टीनेज, कम उम्र में शादी, कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, बच्चा न पैदा करने की इच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, बच्चा न पैदा करने की इच्छा। क्योंकि नॉर्मली आप किसी अशिक्षित महिला या किसी ऐसे घर में देखोगे जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो वहाँ पे महिला की बात नहीं मानी जाएगी। बात किसकी मानी जाएगी? सास की। मदर इन लॉ, डोमिनेशन, सास का प्रभुत्व। आप समाज के बारे में ही तो बताओगे तो ये लिख सकते हो ना, हिचकिचाना नहीं है कि सास के बारे में लिखूंगा तो क्या सोचेगा ये। आप डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हो उस प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम सास नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बट ठीक है। हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हो। हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य पे प्रभाव क्या क्या होगा, तो सीरीज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। What are the challenges in our cultural practices? हमारे सांस्कृतिक कार्यों में क्या चुनौतियां हैं? What are the challenges in our cultural practices? हमारे सांस्कृतिक कार्यों में क्या चुनौतियां हैं? In the name of secularism, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। In the name of secularism, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो काम होते हैं संस्कृति में, उसके चैलेंजेस क्या है? यानी धर्मनिरपेक्षता को तो अच्छा ही बताना है आपको, लेकिन उसका जो उसके नाम पर जो गतिविधियां चलती हैं उसको भी डिफाइन करना है। तो सबसे पहले किसको डिफाइन करोगे? सेक्युलरिज्म। तो लिखो डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा लिख दोगे? सेक्युलरिज्म की क्या होती है परिभाषा? कि एक धर्म का दूसरे धर्म में दखल ना होना, एक धर्म और दूसरा धर्म बराबरी पे तोला जाना, और दोनों को साथ में जीना सिखाना, टॉलरेंस, सहिष्णुता, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। तो धर्मनिरपेक्षता मतलब देश का धर्म नहीं होता है, लेकिन लोगों का होता है, तो लोग अपना धर्म फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी धर्म में आ जा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती बस, ठीक है। कई बार ये होता है कि सेक्युलरिज्म को गलत बोला जाता है न्यूज़ में, हो रहा है ना आजकल। अर्नब गोस्वामी, तो वो क्या, जो आज न्यूज़ चैनल से टीवी हैं, वो ये बता रहे हैं कि चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, तो फेसबुक ट्विटर इन सब में का भी आप नाम यूज़ कर सकते हो और बता सकते हो कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म को बोला जाता है एंटी रिलीजन, कि धर्म के ही खिलाफ है। तो क्या धर्म के खिलाफ होता है सेक्युलरिज्म? नहीं, धर्म को बराबरी से मानने वाला होता है सेक्युलरिज्म। धर्म निरपेक्ष, यानी डिसीजन लेगा तो धर्म को देख के नहीं लेगा, लेकिन धर्म निरपेक्षता को क्या समझ लिया जाता है? एंटी रिलीजन, कि धर्म के ही खिलाफ है। तो यहाँ बात आ जाती है एथीज्म की, नास्तिक। जो सेक्युलर होते हैं वो क्या होते हैं? नास्तिक। कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं ऐसे अलग अलग, जिसकी वजह से हमारा कल्चर पे क्या हो रहा है? खराब असर हो रहा है। फिर जहाँ भी आपका मन जाए, सोचते सोचते मैं कौन होता हूँ बताने वाला, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। करंट अफेयर्स लिख लीजिए फटाफट।